नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने द्विवेदी युग के सामान्य परिचय को देख लिया था। आज जो है द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, जो द्विवेदी युग है हमारा, ठीक है, उसमें जो प्रमुख लेखक रहे हैं जिससे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो द्विवेदी युग में जैसी कविताएं लिखी गई, किन किन बिंदुओं पर लेके कविताएं लिखी गई, ठीक है, समाज में किन किन बिंदुओं पे कविताएं लिखी गई, द्विवेदी युग में कैसी कविताएं लिखी गई, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत देखेंगे। तो हम जब अभी मैथिली शरण गुप्त पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है, तो जो उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें ये सब जो इतिवृत्तात्मकता या ऐसे जो नए नए वर्ड आपके सामने आएंगे, ये सभी उनके प्रश्नों के उत्तर करने में आपको बहुत लाभदायक होंगे। तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो है विशेषताओं में इतिवृत्तात्मकता। तो इस युग में हमें इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अब इतिवृत्तात्मकता है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। तो कविता की वह शैली जिसमें कवि का प्रयास तीव्र भावनाओं या संवेदनाओं की वक्रतापूर्ण अभिव्यक्ति करना नहीं, बल्कि विचार या विषय को सीधे सीधे विवरण के रूप में प्रस्तुत कर देने मात्र का होता है। तो इससे यह है कि जैसे कोई लेखक है या कोई कवि है, वो अपनी जो रचनाएं हैं उनको वक्रतापूर्ण, यानी कि उसमें कुछ वैसा ना करे कि उसका हमें अर्थ निकालना पड़े, वो एक सामान्य भाव से हमें उसका अर्थ प्राप्त हो जाए। जैसे कि ये आप उदाहरण देखेंगे, खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रब्बी के ऊपर किसान का ध्यान है, जहाँ तहाँ राहट परोहे चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। ठीक है, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता इसको समझने के लिए। ठीक है, तो एकदम सीधी सपाट भाषा में लिखा गया है यह काव्य। तो इसे ही इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। इतिवृत्तात्मकता प्रमुखता गद्य का स्वभाव है। ठीक है, गद्य में हम लोग देखते हैं कि गद्य अगर कोई कहानियाँ लिखी गई है तो एक सीधी एक प्रणाली में सीधी तौर पे एक सपाट भाषा में लिखी जाती है। परंतु इस युग की कविता में यह एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा। कवियों ने प्रायः वस्तुओं का इतिवृत्तात्मक बखान किया, जिसके माध्यम से एक ओर रीतिवादी काव्य विषयों से बाहर आने का अवसर मिला, तो दूसरी ओर कविता प्रायः अभिधात्मक और वाच्यार्थ प्रधान हो गई। ठीक है, जो रीतकाल में हमने आपको पढ़ाया था कि रीतकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, छंद के बारे में लिखे जाते थे कि कैसा लक्षण होना चाहिए। ठीक है, उसके माध्यम से कविताएं लिखी जाती थी। पर इसमें आते आते ये हुआ कि वो उस परंपरा को छोड़ के हम लोग इतिवृत्तात्मकता की कविताएं लिखने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो कविता का जो अर्थ हुआ वो वाच्यार्थ प्रधान हो गया, जो लिखा गया, ठीक है, जो मूल शब्द है वही अर्थ माना गया। और अभिधात्मक जो आपकी शब्द शक्ति है उसमें 3 है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, मैं कभी फुर्सत से इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभिधा मतलब जो भी कहा जाए उसका सीधा सीधा अर्थ, जो भी वो बोल रहा है उसी का अर्थ, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो अभिधात्मक अर्थ हो जाएगा। दृश्यों और वस्तुओं का यथातथ हूबहू क्रमबद्ध वर्णन कविता को इतिवृत्तात्मक बनाता है। द्विवेदी युगीन कवियों के प्रकृति वर्णन और कथा वर्णन विशेषता खंड काव्यों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। इसमें काव्य सौंदर्य को पुष्ट करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, जो काव्य सौंदर्य होता है, जो कविता का प्रमुख तत्व माना जाता है, जिससे कविता में सुर, लय, ताल ये सब समाहित हो जाती है, तो वो इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है। जैसे कि आप लोग ये उदाहरण देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना। द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग है। अपनी संस्कृति को परखने की कोशिश की गई है। नए के प्रति जोश और अंधापन नहीं है। यह विवेक के साथ तय करता है कि आधुनिक समय में क्या प्रासंगिक है। यह युग संस्कृति में समयानुसार बदलाव को स्वीकार करता है। तो यह इस युग में आते आते ये हो गया कि जितने भी पुराने प्रतिमान हैं, प्रमाण हैं, ठीक है, उनको खारिज किया जाए और अब आधुनिक युग आया है। आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, तो जिस हिसाब से जैसा व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी अवस्था हो वैसी व्यवस्था भी हमें रखनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है, प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार आलोक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। साहित्य के उद्देश्य पर बल। इस युग में पहली बार साहित्य उद्देश्य पर बल दिया गया। रीतिवादी मानसिकता को खारिज करते हुए यह तय किया गया कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं है, उसे अपनी गंभीर सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस युग में साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया कि साहित्य का केवल कार्य मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, जबकि सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी इसी बात को कविता में बद्ध करते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चौथा है राष्ट्रीयता की नवीन धारणा। ठीक है, तो राष्ट्रीयता चूँकि 1900 से 1918 ईस्वी तक यह युग चला। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीयता तो प्रखर बिंदु पर थी ही। तो वही देखते हैं। भारतीय युग की राष्ट्रीयता का स्वरूप बहुत निश्चित नहीं था।
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारतीय युग में क्या था, उस समय स्वाधीनता संग्राम भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि हमें अंग्रेजों से मुक्त होना है या अंग्रेजों की उपस्थिति में ही अपनी स्थितियां बेहतर करने पर बल देना है। द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई। ठीक है, भारतीय युग में ये था कि जब नया शासन आया विक्टोरिया का, तो उन्होंने काफ़ी हम लोगों को, भारतीयों को यह सलाह दी कि आप लोगों के ऊपर अब मेरा शासन रहेगा और पहले से स्थितियां सुधरेंगी। तो इस कारण हम लोग भारतीय युग में देखते हैं कि काफ़ी कवियों लोगों ने विक्टोरिया या ब्रिटिश शासन की गुणगान भी किए हैं। लेकिन जब द्विवेदी युग आया तब तक यह निश्चित हो चुका था कि कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, हमें यह सरकार को समाप्त करना होगा। तो वही बताते हैं, द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया है और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई। इस दौर में न सिर्फ कांग्रेस ने स्वराज्य की अवधारणा दी, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण भी संपन्न हुआ, जिसमें कई देशभक्त वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत भारती की रचना भी इसी दौर में हुई, जिसने हमारी राष्ट्रीयता को स्पष्ट चेहरा प्रदान किया। निम्नलिखित कविता बताती है कि उस दौर में देश के लिए मर मिटने की भावना किस तरह पैदा होने लगी थी। तो नाथू होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, नाथू राम शर्मा शंकर। इन्होंने लिखा है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इस कविता से हमें यह देखने को मिलता है कि राष्ट्रीयता हमारे कवियों के हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर अगला है विषयों का वैविध्य। अगली विशेषता है द्विवेदी युग की, विषयों का वैविध्य। द्विवेदी युग में विषयों का अत्यधिक विस्तार हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशपरक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। जो पहले रीति काव्य में, भक्ति काल, इसमें रीति काल में और भारतीय युग में काफ़ी ये सब वर्णन हो चुके। यमुना के किनारे केली कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इसलिए यह कविता कृषक, राजा, मजदूर, साधु, बालक आदि विषयों को समेटती है। ठीक है, तो जो कविताएं हैं वे समाज के सभी अंगों पर लिखी जाने लगी। तो इससे कि कविताओं में विविधता आई। इस युग में पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बनकर आई। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसकी शुरुआत प्रकृति चित्रण से होती है। हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। जो अगला प्रवृत्ति है वह है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा हिंदी साहित्य में। तो इसका इंग्लिश जो अनुवाद है वो है रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म जो है ये पश्चिमी साहित्य का एक विशिष्ट आंदोलन है, जो रूसो की प्रेरणा से वर्ड्सवर्थ तथा कोलरिज जैसे कवियों के द्वारा शुरू हुआ। ठीक है, तो एक आंदोलन चला जिसे स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं, जो कि रूसो की प्रेरणा से वर्ड्सवर्थ तथा कोलरिज जैसे कवियों के द्वारा शुरू किया गया और आगे चलकर जिसे बायरन, शेली और कीट्स जैसे कवियों ने ऊंचाई प्रदान की। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्रता की चेतना इसके केंद्र में है। भावनाओं की तीव्रता, प्रकृति के साथ गहरा लगाव, रोमानी प्रेम को महत्व, सहज भाषा पर बल तथा शिल्प के शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता और सहजता पर बल देना इस आंदोलन की केंद्रीय विशेषताएं हैं। ठीक है, तो स्वच्छंदतावाद क्या है? तो स्वच्छंदतावाद एक आंदोलन के रूप में उभरा जब लेखकों को यह लगा कि हम लोग काफ़ी समय से एक ही परिपाटी में कविताएं लिख रहे हैं, जो शास्त्रीय बंधन है, जो कि शास्त्र हमारे लिखे गए उसी के अनुसार हम लोग कविताएं लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक आंदोलन हुआ जिसे रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। रोमांटिसिज्म नाम है। स्वच्छंदतावाद इसका जो अनुवाद किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पहली बार स्वच्छंदतावाद कहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इस आंदोलन के कवि थे उन्होंने स्वतंत्रता की चेतना इसके केंद्र में रखी। उनकी जो भावनाओं की तीव्रता हुआ, प्रकृति के साथ गहरा लगाव हुआ, रोमानी प्रेम का महत्व, सहज भाषा और शिल्प के शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता पर इन्होंने बल दिया। इनकी जो कविताएं रही, उनके कविता में प्रकृति के साथ गहरा लगाव, रोमानी प्रेम का महत्व, ठीक है, उस सहज एवं सरल भाषा में लिखा गया, एकदम ग्रामीण भाषा में। ठीक है, तो ये सब स्वच्छंदतावाद जो कि आंदोलन चला, उसके कवियों की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो ये थी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, नीरव निशा तपोवन, नीरव शांत दिशा आकाश, नीरव तारागढ़ करते थे झिलमिल अल्प प्रकाश। तो इसमें प्रकृति के साथ प्रकृति का काफ़ी सुंदर वर्णन किया गया है। फिर है आधुनिकता बोध। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतीय युग के साथ शुरू हो गया था, किंतु अब आधुनिकता का स्वरूप गंभीर होने लगा था। ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा उसके जगत को महत्व मिलना आधुनिकता की पहली पहचान है। अभी तक हम लोग देखते हैं भक्ति काल हो या रीति काल हो, उसमें ये हुआ कि भगवान को ज़्यादा महत्व दिया गया, किंतु अब जो आधुनिक काल आया तो इसमें ईश्वर के स्थान पर मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा।
इसके अलावा आस्था के स्थान पर तर्क और विश्लेषण की भूमिका बढ़ना भी आधुनिक भावबांध का प्रमुख लक्षण है। इस युग ने अपने तरीके से इन विशेषताओं को साधा। ये कवि अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं, अपने अतीत पर अंधविश्वास या अंधमोह न रखते हुए अपनी गलतियों को ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी ये जो कविता है ये आपको अभी पढ़नी है मैथिली शरण गुप्त जी में भारत भारती में। इसके कुछ अंश सम्मिलित किए गए हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। ठीक है, तो ये जो कि उन्होंने, अरे यार एक मिनट, हाँ, तो ये हमारे जो कवि रहे हैं उन्होंने जो अतीत है उसमें गलतियां ढूंढी और भविष्य को संवारने का प्रयास किया। ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं, इसलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। ये नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, तो ये उनकी कविताओं में आधुनिकता झलकती है। अब भाषा, इस समय तक भाषा का द्वैत समाप्त हो गया था। द्विवेदी युग में गद्य व पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई थी। जैसा कि है कि भारतीय युग जब आया, ठीक है, तो भारतीय युग में अभी भी ब्रज भाषा प्रचलित थी। ठीक है, पद्य जो था वो ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था, किंतु जब द्विवेदी युग आया तो गद्य व पद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। पंडित गौरी दत्त, बाबू श्याम सुंदर दास, अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और देवकी नंदन प्रसाद खत्री, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, इस आंदोलन में प्रमुख रहे। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अयोध्या सिंह हरिऔध प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखते हैं कि यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई है तो यह मेरी बुद्धि, विद्या तथा प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। छंद, यहाँ मध्यकालीन छंदों के स्थान पर संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है। यहाँ दोहे भी लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीतिका है। तुकांतता पर बल दिया गया है। तुकांतता मतलब तुक आए कविताओं में, ठीक है, वो सही कहते हैं तुकांतता। काव्य रूप, काव्य रूप प्रबंध काव्य होता है, ठीक है, मुक्तक काव्य, ठीक है, ये सब जो है प्रायः प्रबंध काव्य लिखे गए। इस युग में, इस द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य लिखे गए, जिसके अंतर्गत मुक्तक काव्य जो हैं वो कम लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कुछ विशेषताएं, कुछ प्रवृत्तियां रहीं इस युग की, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब जो आपका है मैथिली शरण गुप्त, उनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, फिर उनके जो पाठ्यांश हैं उनको, उनकी व्याख्याएं करेंगे और उसके बाद उनसे जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।